थोड़ा सा एक टॉपिक आपका छोटा सा बच जा रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग 1.1 एक्सरसाइज पे चलेंगे। जो होता है वो कि है नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना, मतलब कि उसका अपोजिट निकालना, उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेशन का सिंबल इस तरीके से है। अब आप देखिए, एंड का जो नेगेशन रहेगा वो, सॉरी, अगर ये एंड है, ये चीज अगर हम इसका नेगेशन ले रहे हैं, नेगेशन ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? एंड का हो जाएगा और उसका सिंबल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये होता है नेगेशन का काम। ये जो भी होता है, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, इस एक मैंने सेंटेंस बोल दिया, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो उसका नेगेशन क्या होगा? मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ये उसका नेगेशन हो गया। तो ये चीज हो गया कि कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव करना, उस चीज को, उस चीज जो भी उसका एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस चीज को नेगेटिव कर देना, वही हो गया हमारा नेगेशन के पार्ट में। एंड का और हो जाता है, और का एंड हो जाता है। इम्प्लीमेशन का भी नेगेशन जो है, अगर इम्प्लीमेशन रहेगा इस तरीके से, अगर हम लोग उसका नेगेशन निकालेंगे तो उसका नेगेशन इस तरीके से हो जाएगा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। और डबल इम्प्लीकेशन का अगर हम लोग नेगेशन निकालेंगे तो इस तरीके से उसका डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन हो जाएगा। हाँ, कि फर्दर ये सॉल्व होता है, फर्दर एंड के फॉर्म में आ जाता है इसका वैल्यू, वो सॉल्व होता है। वो मैं आगे जैसे जैसे आपके एक्सरसाइज में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना आप नोट कर लो कि नेगेशन में ये सब चीज भी होता है। एंड का और का एंड, इम्प्लीमेशन का नेगेशन हो जाता है, इम्प्लीमेशन की जगह एंड भी आ जाएगा, इसके आगे एंड हो जाएगा। और डबल इम्प्लीकेशन में भी ऐसे ही होगा। ओके, तो ये था नेगेटिव का एक छोटा सा पार्ट। तो बेसिकली अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं लॉजिक का, आपके नए वाले गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से। और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा एक्सरसाइज 1 में कैसे 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 क्वेश्चन है, किसके बेस पे, उसके पूरे सिनॉप्सिस हमने जो था वो पीछे के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर ली। पीछे के 2 लेक्चर्स में हमने वो डिस्कस किए। अभी थर्ड लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात करेंगे। ओके ओके, हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो आप अपना सामने खोल लो, इससे आपको हेल्प पड़ेगा, नया वाला बुक। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, इसमें से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट है। ओके, और जस्टिफाई करिए कि स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, आपको उसका ट्रूथ वैल्यू भी बताना पड़ेगा और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। अभी मैं पूरा तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में से 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 से 3 से 4 से 5 से सबसे 2-2 3-3 क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से 5 + 4 = 13। तो आपको पता है कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक सेंटेंस है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा क्या ये सेंटेंस है या नहीं है, ये सेंटेंस बताना पड़ेगा। हमें यहाँ ट्रूथ वैल्यू लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप जान जाइए कि हमें अगर कोई भी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या सेंटेंस है या नहीं है। अगर रहेगा तो हमें ट्रिक करना है, अगर नहीं रहेगा तो क्रॉस करना है, और हमें इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? 5 + 4 = 13, विच इज वी नो दैट कि 5 + 4 इज नॉट 13, 5 + 4 इज 9। तो ये एक सेंटेंस तो है, हाँ ये एक सेंटेंस है, बट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। ओके, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ इसी ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं लास्ट में। कुल मिला के ये 15 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखना है कि यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस है या नहीं। तो अगर है तो हाँ ये एक सेंटेंस है और उसका ट्रूथ वैल्यू ये है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने पहला कर लिया, अभी चलिए फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है? 0 is a complex number।
तो अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे कि 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये एक सेंटेंस तो है जो कि एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहा है कि 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस मीन्स ए सिंपल सेंटेंस विच इज नन बट गिविंग अस सम मीनिंग ऑफ सम फ्यू लेटर्स। ओके, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस हो गया, और डिक्लेरेटिव भी हो गया। तो हाँ ये एक सेंटेंस तो है लॉजिक के हिसाब से। अभी इसका ट्रूथ वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रूथ वैल्यू जो है 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आता है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये इतना चीज समझ में आया क्या? ये इतना चीज समझ में आया क्या? ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी हम लोग 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर होता है, ऐसा एक इस सेंटेंस का कहना है। तो हाँ ये एक सेंटेंस तो है, वो तो फिक्स है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग है और एक ये सेंटेंस है। तो देखो ये कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होता है क्या वो सिमिलर है? इस तरीके से अपने मन में क्वेश्चन पूछो कि अगर हम लोग एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेते हैं तो देखते हैं क्या वो सिमिलर है। हाँ अगर सिमिलर है तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, या फिर कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है तब तो सिमिलर होगा। समझ रहे हो? सिमिलर होगा तो उसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी हम उसका नहीं बता सकते, लेकिन अगर वो पूरा कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसका बता सकते हैं कि हाँ वो एक सिमिलर हो सकता है। तो भाई साहब इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा। ओके चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कोई एक लॉजिक बन ही नहीं रहा है, इसका कोई एक लॉजिकली कुछ ये एक सेंटेंस के जैसा हमें लग ही नहीं रहा है। क्या ये लॉजिकल एक सेंटेंस है? जी नहीं, ये एक लॉजिक का सेंटेंस ही नहीं है। अगर वो सेंटेंस ही नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंटेंस का ही ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करना है। जो सेंटेंस ही नहीं है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या लिखोगे आप? तो ये हमने कर लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 हो गया। चलिए 2-3 और ले लेते हैं। अब जैसे 11th वाला बोलते हैं, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर। क्या बोला गया? ऑल रियल नंबर आर होल नंबर। हर एक रियल नंबर एक होल नंबर है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ ये एक सेंटेंस तो है, ये एक सेंटेंस तो है, लेकिन इसका जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू हर एक रियल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता। हर एक होल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है, बट हर एक रियल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। हर एक होल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है, इसका अपोजिट पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो आ जाएगा फॉल्स। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लो इतना। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना है। कोई भी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो चीज अगर हम आपको पहले तो मैं थोड़ा सा एक बताया था, बहुत डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन अब हम एक एग्जांपल लेके करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ हर एक स्टेटमेंट को हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसका पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। And Chennai is in तमिलनाडु। ये क्वेश्चन दिया हुआ,
कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये चीज हमें एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो स्टेटमेंट है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है इतने बड़ा वाला, जिसको ज्वाइंट कौन कर रहा है? जिसको ज्वाइंट कर रहा है लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड, कौन ज्वाइंट कर रहा है? लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड उसे ज्वाइंट कर रहा है। तो अगर हम आप देखेंगे तो ये दो वेरिएबल हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट P इज इक्वल टू ये नागपुर इज इन महाराष्ट्र और चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हमने दो वेरिएबल डिसाइड कर लिया है, एक का नाम दिया हमने P और दूसरे का नाम दिया हमने Q। P का हमने क्या बोला कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र। हमने P का एक जो वैल्यू लिया P, उसको हमने इस सेंटेंस में से एक छोटा सा स्टेटमेंट उठा के उसको हमने डिफाइन कर दिए। P को हम लोग डिफाइन कर दिए। P का वैल्यू क्या है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और Q क्या है? Q का वैल्यू हमने लिख दिया चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सबसे पहले देखो, अगर आपको बोला गया है कि कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट है या एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग को लॉजिकल कनेक्टिविटीज को यूज करके हमें उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस को एक बार पढ़ो और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप एक चीज हेरो उसके अंदर आप हेरो लॉजिकल कनेक्टिविटी, कि कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटी से वो पूरा कनेक्ट किया गया है दो स्टेटमेंट को। किस देखो, आपको अगर बोला गया कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके अंदर दो स्टेटमेंट मिलने वाले। ये चीज आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि उसके अंदर दो स्टेटमेंट तो मिलेगा। ओके, दो स्टेटमेंट मिलेगा। अब आपको देखना है कि वो दो स्टेटमेंट कनेक्ट किससे किए गए हैं। क्या एंड यूज हुआ है? क्या और यूज हुआ है? या फिर वाइल, बट, देन, या फिर इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ। तो ये सब अगर कहीं पे यूज हुआ है तो सबसे पहले आप उसे अंडरलाइन करो, जैसे मैंने यहां पर एंड को अंडरलाइन कर दिया। ओके, अगर आप अगर एंड को अंडरलाइन कर दोगे तो उसके जो भी आप लॉजिकल कनेक्टिविटी हेरोगे, अगर आप उसे अंडरलाइन कर दिए तो उसके प्रीवियस का जितना भी पूरा स्टेटमेंट है वो आपका बन जाता है। एक वैल्यू डिफाइन कर दो उसके लिए। मोस्ट ऑफ टाइम उसका वैल्यू हम लोग P डिफाइन करते हैं, और जब वो लॉजिकल कनेक्टिविटी के बाद का जो टर्म बचते हैं पूरे, उसको हम दूसरा स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अब आप देख सकते हो, अब बारी है कि इसको लॉजिकल हम लोग एक इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो देखो, हमने इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे भाई साहब? हम इस पूरे की जगह पे P लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमने इस चीज को यहाँ पर P का नाम दे दिया। एंड को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एंड को हम लोग कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि ये है उसका सिंबल। और चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो हम लोग इस सेंटेंस को क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया इस सेंटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हो तो सबसे पहले आप उसके अंदर क्या हेरोगे कि उसके अंदर सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिविटीज हेरोगे, और लॉजिकल कनेक्टिविटीज को एक पेंसिल से अंडरलाइन कर दो जब आप नए हो तो। और उसके प्रीवियस के जितने भी सेंटेंस है वो चीज आप कोई एक वैल्यू में डिफाइन कर दो, कोई एक वेरिएबल में डिफाइन कर दो। ओके, जैसे कि हमने इस बड़े से एक सेंटेंस को P वेरिएबल का नाम दे दिया, P वेरिएबल का नाम दे दिया, ये आप देख सकते हो। इसको हमने क्या नाम दे दिया? P दे दिया। अभी देखो, हमने फिर उसके बाद का लॉजिकल कनेक्टिविटीज के बाद का जितना बचा हुआ है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, उसको हम लोग Q देके, ये आप देख सकते हो। तो हम इस दो स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट करेंगे, तो P एंड Q,
एंड मैंने बताया था कि कंजंक्शन रहेगा तो हम उस जगह पे एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग अगर ऐसा देख लिए वर्ड तो कंजंक्शन हम लोग को कंजंक्शन का सिंबल यूज कर देना है। ओके, तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, नोट डाउन करो इसको। तो अभी हमने दूसरा एक एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3 लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 लिया। तो अभी इस थर्ड क्वेश्चन में जो है हमें बोला गया है कि द एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर्ड बाय 90। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो। मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था, आपको कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हो या कोई भी सिंपल स्टेटमेंट दिया हो तो आप सबसे पहले उसमें लॉजिकल कनेक्टिविटी हेरो, आप उसके अंदर सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिविटी हेरो। आपका ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि यू शुड टू बी फाइंड द फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिविटी इन द सेंटेंस विच इज गिवन टू यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टू फाइंड द लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो लॉजिकल कनेक्टिविटी ये रहा, इफ एंड ओनली इफ। ये कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविटी है? इम्प्लीकेशन वाला। इम्प्लीकेशन मतलब कंडीशनल जो था ये है हमारा इफ एंड ओनली इफ जो है ये हमारा एक लॉजिकल कनेक्टिविटी हो गई। तो अब मैंने क्या बोला था कि जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है आप देखो, ध्यान से देखो उसको और उसको अंडरलाइन करो और उसके पहले का जितना भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 लेंगे और उसके बाद का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हम स्टेटमेंट नंबर 2 लेंगे और उसको कोई एक वेरिएबल हम लोग वैल्यू दे देंगे। तो मैंने आपको बोला मोस्ट ऑफ टाइम हम पी एंड क्यू ही यूज करते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमने एक वेरिएबल ले लिया P, हमने एक वेरिएबल ले लिया Q। तो P का वैल्यू हमने क्या बोला कि जो भी लॉजिकल कनेक्टिविटीज का पहले का है उसे हम पहला वेरिएबल देंगे। तो है ये द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, it is measured by 90। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया, एक का नाम हमने P दे दिया, एक का नाम Q दे दिया। तो देखो P जो है ना वो Q के बिना अधूरा है, P जो है वो Q के बिना अधूरा है। अब आप ध्यान से देखो कि क्या P का सेपरेट में कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल एक जस्ट कॉमन सा एक सेंटेंस है। अभी आप सेकंड को देखो, इट इज मेजर्ड बाय 90, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब P जो है वो Q के ऊपर डिपेंड करता है और Q जो है वो P के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो इंप्लीकेशन में इसका मतलब। तो अगर हम इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सिंबल हमें पता है, ये रहा इसका सिंबल, और हमें P और Q के बीच में ये सिंबल यूज करना है। तो आप नॉर्मली एक P लिखो, ये सिंबल यूज करो और ये Q लिख दो, ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो, एकदम इजी है। अगर आप करोगे ध्यान से तो बहुत इजी है, लॉजिक चैप्टर ही पूरा इजी है। तो आप ध्यान से देखो, ये था आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो हम अगर अब जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 7th वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 7th वाला लॉजिक चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। ये हमें एक कुछ लॉजिकल सेंटेंस दिया हुआ है जो कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, दो सिंपल स्टेटमेंट को मिला करके कुछ लॉजिकल कनेक्टिविटीज यूज करके ये बनाया गया है, समझ रहे हो। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, कभी भी अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में बोला गया तो सबसे पहले आप इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिविटी है। तो आप अगर इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिविटी है रहे हो तो यू शुड टू बी सर्च फर्स्ट what the logical connectivity is given on the sentence. Okay, so if we founded that, we find the but is the logical connectivity. But is a logical connectivity which comes under the conjunction. Okay, तो but जो है एक लॉजिकल कनेक्टिविटी है जो कि कंजंक्शन के अंदर में आता है। कंजंक्शन का सिंबल हो गया कुछ इस प्रकार से, कंजंक्शन का सिंबल है। ओके, अभी देखो इसके प्रीवियस में एक दिया हुआ है, इसके प्रीवियस में जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक वैल्यू डिफाइन करके एक सेंटेंस बना लेते हैं।
जो हम अपने रूल में जैसे बताए थे कि वी शुड फर्स्ट डिफाइन द टू वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल जो रहेगा लॉजिकल कनेक्टिविटीज के जो पहले का टर्म्स रहेंगे पूरे वो आ जाएंगे पहले सेंटेंस में, जैसे x is not, you should to be notice the term not, okay, आगे काम आएगा, not a irrational number, okay, x is not a irrational number, x जो है वो एक irrational number नहीं है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर हमने p को जो था p एक वेरिएबल लिया जिसको हमने डिफाइन कर दिया कि x इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो हम इसको p को नहीं डिफाइन कर सकते, इसमें नॉट जो टर्म आ गया है, नॉट टर्म, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक नेगेटिव का सिंबल डालना पड़ेगा। तो नेगेशन ऑफ अ p इसे ये सेंटेंस को नेगेशन ऑफ अ p इज कंसिडर्ड एज दिस सेंटेंस, ओके। नेगेशन ऑफ p को हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो आप बता सकते हो हम p को क्या बोल सकते हैं, x, p को हमने क्या डिफाइन किया, x इज अ इरेशनल नंबर, x जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ओके। और नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, x इज नॉट अ इरेशनल नंबर। अब समझ में आया, ये हमने p को डिफाइन कर दिया। अभी हमारा दूसरा जो वेरिएबल है उसको डिफाइन करते हैं q। q को हम डिफाइन करेंगे, बट के बाद जो जितने भी सेंटेंस बचते हैं इसे स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इस ये इतना आपका बना, इस स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इसके जगह इसके पहले हम लोग लिख देंगे इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तब आपका जाके क्यू एक सेंटेंस बन जाता है। तो आपको p पता है, आपको q पता है, आपको नेगेशन ऑफ p पता है। अब आप इस सेंटेंस का एक लॉजिकली आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस सिंबल बट, ओके। तो अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं नेगेशन ऑफ p एंड q, ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली बोला गया कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो देखो अभी तक हमने एक सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकाला था, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। जैसे कि सन इज शाइनिंग, अदरवाइज ये सब हम लोग यूज किए थे। जो यूनिवर्सल ट्रूथ था उसको वो ट्रू ही था, उसका वैल्यू, कुछ वैल्यू फॉल्स भी आए थे। तो वो एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस थे, वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे। अभी आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालना है, तो हाँ, अब आपका इसमें काम लगेगा वो ट्रूथ टेबल जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको। उस ट्रूथ टेबल को अगर आप अपने माइंड में रखते हो तब आपको इसके एग्जाम्पल चुटकियों बजा के आ जाएंगे। इसके जो आंसर्स हैं वो आपको एकदम फटाक से आ जाएंगे। तो अब आपको दिखाता हूं, जैसे कि 4 इज ऑड नंबर, ऑड सॉरी 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। एक सेंटेंस अपना ये हो गया 4 इज ऑड, और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया 1 इज प्राइम। 4 ऑड है और 1 प्राइम है, ओके। अब आप इसको अपने दिमाग से सोचिए कि क्या इसका रियल ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा इस छोटे सेंटेंस का। 4 एक ऑड नंबर है, नहीं भाई 4 एक इवन नंबर है, इसमें ये गलत दिया हुआ है, जिसका ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स आ जाएगा। और का तो और ही रहने वाला है, ओके। और 1 एक प्राइम नंबर है, तब ये भी गलत दिया हुआ है, 1 प्राइम नंबर तो होता नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट, तो ये भी फॉल्स। तो आपको ट्रूथ टेबल के हिसाब से देखोगे तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, दोनों गलत तो पूरा सेंटेंस गलत। ये चीज हो गया आपका पहला क्वेश्चन।
अब देखो नहीं समझ में आया तो दोबारा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो इधर। 5 इज अ प्राइम नंबर, इसमें बोला गया है कि 5 एक प्राइम नंबर है। ओके, 5 इज प्राइम नंबर। इसका कंजक्शन क्या था? यहां पर एंड है, समझ रहे हो? ये पहला स्टेटमेंट अपना आ गया, 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, ये आपको पहला स्टेटमेंट बता रहा है। उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड यूज किया गया है, जिसका सिंबल आपको पता है कुछ इस तरीके से है। और 7 इज ए डिवाइजर ऑफ 94, ये 2 दिया गया है। ये P है, ये Q है, तो P एंड Q निकालना है हमें, P एंड Q निकालना है हमें। अगर P एंड Q निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा क्या P ट्रू है या फॉल्स है, क्या Q फॉल्स है या ट्रू है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, हाँ 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू P का ट्रू हो जाएगा। और 7 इज अ डिवाइजर ऑफ 94, 94 का डिवाइजर तो है नहीं 7, ओके, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो अगर आप देखोगे तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड में ट्रू और फॉल्स क्या हो जाता है? फॉल्स आएगा, समझ रहे हो? ये ओवरऑल आपका सेकंड का आंसर है, ये ओवरऑल आपका फर्स्ट का आंसर है, मतलब कि फर्स्ट का आंसर ये और थर्ड का आंसर ये है। तो इस तरीके से हमें जितने भी सेंटेंस दिए रहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके लॉजिकल कनेक्टिविटीज को ऐसे हम लोग देख के और आगे पीछे के स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिख करके, और जो भी ट्रूथ टेबल में आएगा या एंड या और या फिर इम्प्लीमेशन या डबल इम्प्लीमेशन का अगर ये सबसे क्वेश्चन आता है तो आपको उसके लॉजिक टेबल को पढ़ करके ये आंसर देना है, ट्रूथ टेबल को पढ़ करके ये आंसर आपको देना है। ओके, नोट इट डाउन। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में आपको दिया गया है, कुछ बड़े कुछ छोटे दिखते रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा डाउट सा होता रहेगा कि नहीं ये क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, अगर आप एक बार ध्यान दे दोगे इसमें तो बहुत ज्यादा इजी है। देखो आपको पहले P और Q सबका एक वैल्यू दिया हुआ है, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू, तो P का आपको वैल्यू दिया हुआ है, P आपका क्या है, ट्रू है, और Q आपका क्या है, ट्रू है। ये 2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आगे भी दिया हुआ है क्या, आर द स्टेटमेंट ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट, और जो R है वो फॉल्स है और जो S है वो भी फॉल्स है। तब आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको डाटा क्या दिया हुआ है, P ट्रू है, Q ट्रू है, R फॉल्स है और S फॉल्स है, समझ रहे हो? आपको ये डाटा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन देखो, मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एकदम बेसिक तौर पे लेके चलूंगा, सब समझ में आएगा। देखो P का वैल्यू हमें यहां से उठा के खाली डालना है, P ट्रू, और उसके बाद एंड का सॉरी और का और ही रहेगा, फिर हम एक ब्रैकेट खोले, Q का वैल्यू क्या है, ट्रू दिया हुआ है, और का क्या हो जाएगा, और ही रहेगा, R का वैल्यू क्या है, फॉल्स दिया हुआ है। अब आप देखो मैथ्स में अगर बेसिक मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक मैथ्स में बोलते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टू बी सॉल्व द ब्रैकेट वॉट एवर द गिवन ऑन द ब्रैकेट, सो वी शुड टू बी सॉल्व द फर्स्ट ब्रैकेट। आप भी इसके अंदर भी वही करना है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको एक वर्ड मिल जाएगा, एक टर्म मिल जाएगा, उस टर्म को इससे कर देंगे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तब आप अंदर देखो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अगर हम R का फटाक से आपको बना के दिखा देते हैं, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये इसका था सॉरी R का, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, और यहाँ पे क्या था, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे P और Q, ये P है ये Q है। अगर हम लोग ट्रू ट्रू की बात करेंगे, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इज फॉल्स। तो ये हमने उसमें पढ़ा था डिसजंक्शन का, ये डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये डिसजंक्शन है, ये डिसजंक्शन है, ट्रू और फॉल्स क्या था, ट्रू और फॉल्स क्या है अपना,
ट्रू आया तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये तो पहले का ही डाटा था ट्रू, और इस ब्रैकेट का क्या लिख सकते हो, ट्रू। इस ब्रैकेट का हमें क्या वैल्यू आ गया, ट्रू। अब फिर से आप देखोगे तो वापस से डिसजंक्शन का क्वेश्चन है, और डिसजंक्शन में ट्रू और ट्रू क्या हो गया, ट्रू। तो आपको फाइनल आंसर आपका इसका क्या मिल गया, ट्रू मिला, ट्रू मिल रहा है इसका फाइनल आंसर। इस चीज का फाइनल आंसर आपको ट्रू मिला। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। आपको ट्रुथ टेबल आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए। ट्रुथ टेबल आएगा तब ही जाके आप आगे का कुछ भी सॉल्व कर पाओगे, इतना याद रखना है। बिना ट्रुथ टेबल के आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये फर्स्ट वाला अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो। उसी तरीके से आपको मैं वो भी बताता हूं। देखो, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि इसके अंदर कंडीशनल और बाय कंडीशनल है। इधर कंडीशनल है, ये बाय कंडीशनल है। इसमें नेगेशन आया है। अभी हमें आर का वैल्यू फॉल्स दिया हुआ था, लेकिन नेगेशन ऑफ आर का क्या हो जाएगा, हमें उसका नेगेटिव करना है, हमें उसका उल्टा करना है। फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, क्यू जो है क्यू का वैल्यू ट्रू दिया हुआ था, लेकिन नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये दो चीज आपको पहले देख लेना जो नेगेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, अभी आप इतना देख लिए। अब आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नेगेशन ऑफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डबल इंप्लीमेशन पी, पी का वैल्यू हमें क्या था, ट्रू दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा अपना ट्रू। डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू अपना क्या आया, फॉल्स आया। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा ट्रू, डबल इंप्लीकेशन ऑफ अ ट्रू आया। तभी हम लोग डबल इंप्लीकेशन का एक ट्रूथ टेबल फटाक से बना लेते हैं। यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन का, जैसे कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी इंप्लाइज क्यू हो गया, और ये पी डबल इंप्लीकेशन ऑफ क्यू हो गया। तो अगर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके, और पी इंप्लाइज क्यू रहा तो इंप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, एंड फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, सॉरी ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो, इतना आपको समझ में आया। ये था हमारा इंप्लीकेशन। अब यही चीज का अगर हम डबल इंप्लीकेशन निकालेंगे, पी डबल इंप्लीकेशन ऑफ अ क्यू, ट्रू ट्रू, तो अपना ट्रू आ जाएगा, और ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स ट्रू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम आगे चलते हैं, इस बेसिस पे आगे चलते हैं, मान लीजिए कि यहां से ये रहा क्वेश्चन, तो ट्रू डबल इंप्लीकेशन ऑफ अ ट्रू आया था, ट्रू डबल इंप्लीकेशन ऑफ अ ट्रू, तो ट्रू और ट्रू का डबल इंप्लीकेशन अपना क्या आया है, ट्रू और ट्रू का डबल इंप्लीकेशन ट्रू आया है। तो ब्रैकेट का पूरा हट के ट्रू लिखा जाएगा, और इंप्लाइज बाय फॉल्स, और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये ट्रू डबल सिंगल इंप्लीकेशन ऑफ फॉल्स इज फॉल्स, ये वाला कंडीशन, ट्रू इंप्लाइज ऑफ फॉल्स इज फॉल्स। तो ओवरऑल हमका इसका ये जो हमने फिफ्थ का क्वेश्चन लिया था उसका वैल्यू हमें फॉल्स आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंप्लीट कर लिया। फोर्थ में मैंने 2 करा दिया, और आप अब आगे कर लो, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत पूरा कराने जाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, और अपने पास उतना समय है नहीं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पहले एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, तो उसमें हमें बोला गया है कि किसी भी चीज का हमें क्या लिखना है, राइट अ नेगेशन। हमें क्या लिखना है, कोई भी लॉजिकल सेंटेंस दिया रहेगा उसे हम उसका हमें नेगेशन लिखना पड़ेगा। अगर हम कोई भी सेंटेंस उठाते हैं, जैसे आपके बुक में एक दिया हुआ है, त्रिपुरा इज इन आंध्र प्रदेश, सॉरी तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, क्या लिखा हुआ है, तिरुपति इज आंध्र प्रदेश। इज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। बट अगर देखो लोकेशन के हिसाब से मुझे थोड़ा डाउट है, बट जहां तक है कि तिरुपति जो है वो बालाजी मतलब कि हमारा तमिलनाडु में है, तो ये जो मुझे लग रहा है फॉल्स है,
देखो इसका मुझे लोकेशन के बारे में थोड़ा सा डाउट है, बट इसका मुझे जहां तक है कि फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ये फॉल्स आया। अगर मान लो कि ये स्टेटमेंट का वैल्यू अगर फॉल्स है, तो अगर इसका हमें नेगेशन निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका अगर हमें नेगेशन करना पड़े, जैसे पहला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो तिरुपति इज आंध्र प्रदेश का हम नेगेशन लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर हम लोग लिखेंगे तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये इसका नेगेशन हो गया। अभी और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट वाला आपका, जो कि दिया गया है 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। इसका अगर हमें नेगेशन लिखना रहा तो इसका नेगेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5। देखो नेगेशन में आपको पहले से बता दे रहा हूं दो तीन चीज का, अगर इक्वल दिया हुआ है तो आपको उसका नेगेशन इस तरीके से कर देना है। नेगेशन में अगर इस तरीके से दिया हुआ है, अगर नेगेशन में हमें अगर इस तरीके से दिया हुआ है इक्वल टू, तो हमें ऐसे कर देना है। ये हमारा पहला चेंजेस हो गया नेगेशन के लिए। अगर ऐसा दिया रहा, ये सिंबल दिया रहा, तो इसका हमें क्या कर देना है, अगर ऐसा सिंबल दिया रहा तो हमें इस तरीके से कर देना है। अगर ऐसा सिंबल दिया रहा तो हमें ये कर देना है, और अगर ये दिया रहा तो आपको पता है ये कर देना है, और ये दिया रहा तो आपको ये कर देना है। तो ये सब चेंजेस है नेगेशन के लिए, आप इतना याद कर लो। और ये रहा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म हो गया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आया रहेगा। एंड कैसे लगा आप कमेंट में मुझे बताओ, तो मैं आगे का एक्सरसाइज भी कंप्लीट करता हूं। ओके, थैंक यू।